हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। नैना बहू अपनी सास कमला देवी को फटकार लगाते हुए बोली, मुझे तो आपको देखकर भी शर्म आती है। पूरे गांव की गंवार लगती हैं। आपसे अच्छी तो वह मेरी काम वाली बाई होती थी। इतनी फैंसी और अट्रैक्टिव दिखती थी। और एक आप हैं, गंवार के साथ साथ मंद बुद्धि। मेरा बस चले तो आपको अभी के अभी घर से बाहर फिकवा दूं। खुद तो है ही गंवार, और आपका वह बीमार बुढ़ा सारा दिन घर में इधर से उधर खांसता फिरता है। दोनों को खाने भरने के अलावा दूसरा कोई काम तो है नहीं। मेरे पति के पैसे लगाए जा रहे हो। इतने दिन हो गए, पैसे कोई पेड़ पर तो उगते नहीं जो तुम पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। बस कुछ दिन की ही तो बात है, फिर तुम देखना कैसे फिकवाती हूँ। एक काम को कह दो तो हाथ टूटने लगते हैं। इनके हाथों में दर्द होने लगता है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। आप लोगों के ड्रामे। चुपचाप से काम करो। इतने दिन हो गए हम पर बोझ बने बैठे हो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा आप लोगों से। पूरे घर में ऐसे ही मौज मारते रहते हो। सारा दिन बुढ़ा चारपाई तोड़ता रहता है और आप उसकी सेवा में लगी रहती हो। बड़ी आई पति परमेश्वर वाली। अपनी बहू नैना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर कमला देवी का सीना आज छलनी हुए जा रहा था। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमला जी अपने आप पति राजेश जी को लेकर जब से गांव से बेटे के घर शहर रहने आई थी, तब से उनका यही हाल है। वह रसोई में खड़ी बर्तन धो रही थी और साफ सफाई कर रही थी, और बाहर सोफे पर बैठी नैना अपनी सास को सुना रही थी। कमला देवी अपने पति के आगे मजबूर थी। आखिर उनके पति का इलाज भी तो करवाना ही था। वह उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी और उनसे पूरे घर का काम लिया करती थी। सारा दिन उनसे नौकरों की तरह काम करवाना और उन्हें बेइज्जत करना, उनका तिरस्कार करना, उसका यह स्वभाव बन चुका था। अब कमला देवी बहू की जली कटी बातें सुनकर चुपचाप रसोई में खड़ी ही थी कि तभी बहू तमकते हुए आई और आकर अपनी झूठी खाने की थाली पटकते हुए बोली कि अच्छे से साफ करना और सिंक भी साफ कर देना। सारी रसोई गंदी करके रख दी है तुमने। आदत तो वही है ना तुम्हारी, गांव वाली, चौकी पर बर्तन बैठकर धोती होगी। यह शहर है, यहाँ मेरे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा, समझी? पता नहीं क्या आफत है। तमक कर बहू अपने कमरे में चली गई। कमला देवी बर्तन मांजने लगी और बाद में अच्छे से रसोई की सफाई की, सिंक साफ की और अपने आंसुओं से भरी आंखें पोंछकर उदास चेहरा लेकर वह कमरे में पहुंच गई। अपनी पत्नी कमला देवी का ऐसा लटका हुआ मुंह देखकर राजेश जी बोले, कमला, सब ठीक तो है ना? इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या आज बहू ने फिर से तुम्हें सुनाया किसी बात के लिए? अब बहू का तो यही लगा रहता है, वह तो हमें कुछ समझती ही नहीं। राजेश जी अपनी बेबसी जाहिर करते हुए बोले। तब कमला देवी बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गई हूँ, कहकर बिस्तर पर लेट गई। परंतु राजेश जी अपनी पत्नी की हालत समझ गए कि बहू के साथ आज फिर उसकी कहासुनी हुई है, परंतु अपनी हालत से मजबूर थे। वह भी क्या कर सकते थे। कुछ समय पहले जब वह गांव में रहा करते थे, तो उनकी किराने की दुकान थी जिससे वह अपने घर को चलाते थे, सब कुछ बर्दाश्त करते थे और अपनी इकलौती संतान ऋतिक का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया था। पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि आज वो बिजली विभाग में एक ऊंची पोस्ट पर कार्यरत है। बेटा शादी करके बहू के साथ शहर में रहने लगा और बूढ़े माँ बाप गांव में रहने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से
एक दिन राजेश जी को लकवा मार गया और उन्हें यह घातक बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वह बेबस मजबूर हो गए। रात को कमला देवी ने अपने बेटे ऋतिक को फोन कर सब कुछ बताया, परंतु ऋतिक जो कि नींद में था, नींद में ही बोला, क्या माँ, अब क्या रात को मैं वहां पर आऊंगा? देख लीजिए आप, या किसी और से मदद ले लीजिए। अब मैं इतनी रात में कहाँ परेशान होता फिरूंगा? सारी नींद खराब कर दी। कुछ तो सोचती फोन करने से पहले, कहकर ऋतिक ने फोन रख दिया। कमला देवी को बेटे का ऐसा वार्तालाप सुन कुछ समझ नहीं आया। उन्हें बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब वह क्या करेंगे, और अचानक हड़बड़ी में वह इधर से उधर चलते हुए गिर गई। घुटने में चोट लग गई। फिर वह खड़ी हुई और आसपास के लोगों से मदद ली। जल्दी से राजेश जी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अस्पताल में एडमिट कराया। हफ्ते भर अब राजेश जी अस्पताल में ही रहे। एक हफ्ता बीत गया, ना तो उनका बेटा ऋतिक उनसे मिलने आया और ना ही फोन पर कोई खबर ली। अब इतने पर भी कमला देवी बेटे के पास खुद फोन करती हैं। तब ऋतिक बोलता है कि माँ, क्या हो गया आपको? मैं ऑफिस में हूँ, मेरी अर्जेंट मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर ऋतिक ने फोन काट दिया। कमला जी हैरान परेशान हो गई। कमला जी दिन रात ऐसे ही परेशान होती रही, पति के आगे पीछे होती रही, परंतु बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसे अपने बूढ़े माता पिता की चिंता सता रही थी। वह तो बस अपने में ही मगन था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कमला जी ने फिर से मजबूर होकर अपने बेटे ऋतिक के पास फोन किया। हेलो बेटा ऋतिक, दुकान के जितने भी पैसे थे वह सारे लग गए हैं। अब मेरे पास और पैसे नहीं बचे। कम से कम तू नहीं आ रहा तो पैसे तो भेज ही दे। मैं कहाँ से किससे लूं? कौन देगा मुझे पैसे? एक तू ही तो है हमारा सहारा। कमला जी के इतने आग्रह करने पर ऋतिक ने उन्हें 10,000 रुपए अकाउंट में डलवा दिए। अब भला हॉस्पिटल का खर्चा इतना महंगा होता है, 10,000 से क्या ही होता है। 10,000 कुछ दिन में ही खत्म हो गए। अब वह फिर से अपने बेटे ऋतिक के पास फोन करती हैं कि बेटा, तेरे बाबूजी तुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं, तो उन्हें एक बार आकर देख ले। या अगर तू काम में इतना ही बिजी है तो हम दोनों को अपने पास ही रख ले, जिससे तू इनका इलाज भी कर देगा और शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा भी देगा और तुझे परेशानी भी नहीं होगी। हम दोनों वहीं पर रह लेंगे। परंतु ऋतिक इस बात पर राजी नहीं होता है और वह साफ साफ मना कर देता है कि माँ, शहर का माहौल अलग है, आप यहाँ आकर एडजस्ट नहीं कर पाओगे और मैं भी ऑफिस में ही रहता हूँ ज्यादातर। खामखा नैना को परेशानी होगी और आपको उसके स्वभाव का भी पता है, वह बिल्कुल नहीं मानेगी। यह बातें बनाकर ऋतिक ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब आस पड़ोस वालों ने और रिश्तेदारों ने ऋतिक पर दबाव डाला कि तुम ही अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा हो और तुम ही उनसे मुंह फेर लोगे, तो उनकी कौन करेगा? आखिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी बूढ़े होंगे, तो फिर तुम उनके साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? रिश्तेदार और आस पड़ोस के इतना दबाव बनाने पर ऋतिक मजबूर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कमला जी और राजेश जी को अपने साथ शहर ले आता है। यह बात नैना को नहीं पता होती है। नैना जैसे ही अपने सास ससुर को घर में देखती है तो सीधा कमरे में चली जाती है। कमला जी और राजेश जी बाहर सोफे पर बैठ जाते हैं। ऋतिक अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। तब नैना चिल्ला कर बोलती है कि जब मैंने मना किया था तो फिर तुम इन बुढ़े बुढ़िया को यहाँ क्यों उठा लाए? ना इनका कोई पहनने का ढंग है, ना बैठने का, बिल्कुल गांव के गंवार हैं। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी चार सहेलियां घर पर आती हैं,
क्या कहूंगी मैं उनसे? नौकरानी भी अच्छा रहती है इनसे। हद होती है यार। अब यह आफत मेरे सर पर लाकर बैठा दी तुमने। एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। तब ऋतिक नैना को समझाता है और उसका गुस्सा शांत करते हुए कहता है, देखो नैना, जब तक बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक हो जाती तब तक उन्हें यहाँ रहने दो। और बदले में तुम्हें माँ भी तो मिल रही है। माँ घर का सारा काम कर लेती हैं। कुछ दिन के लिए तुम काम वाली मेड को हटा दो और जितना भी काम है वह सब माँ से करा लेना। इससे तुम्हारे पास कुछ पैसों की बचत हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिलेगा। यह सुनकर नैना शांत हो जाती है। तब ऋतिक बोलता है, और हाँ नैना, मुझे याद आया, आज तो मिस्टर शर्मा के यहाँ पार्टी है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। पार्टी का नाम सुनते ही नैना का चेहरा चमक उठता है और वह जल्दी से तैयार हो जाती है। अब जैसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर जाने लगते हैं, तब जाता हुआ ऋतिक बोलता है कि माँ, रसोई इधर साइड में है, अपने लिए खाना खुद से बना लेना। मैं और नैना पार्टी के लिए जा रहे हैं। तब नैना कहती है, आप परेशान मत होइए। आइए सासू माँ, आपको रसोई का दीदार करा दूं। मुंह बनाते हुए नैना सास को रसोई में ले जाकर खड़ा कर देती है और दाल चावल थमा देती है। लीजिए सासू माँ, बनाइए और खाइए। और हाँ, रसोई के सारे बर्तन साफ कर देना। मुझे रसोई में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या जूठे बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं। ना तो बहू ने उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछा और ना ही उनका हालचाल पूछा। ऊपर से उन्हें रसोई में ले जाकर खड़ा कर दिया। कमला देवी को बहुत बुरा लगा। एक पल को उन्हें ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने बेटे बहू के घर आकर गलती तो नहीं कर दी। परंतु फिर अपने पति की सोचकर उन्हें हिम्मत मिली कि कुछ दिन में वह ठीक हो जाएंगे। अच्छे डॉक्टर से इलाज होगा तो उसके बदले में काम कर भी लूं तो क्या है, घर पर भी तो मैं करती ही थी। अब कमला जी ने अपने और राजेश जी के लिए खाना बनाया और फिर जूठे बर्तन धोए, किचन साफ किया और वह कमरे में जाकर आराम करने लगी। लेकिन अब यह प्रक्रिया रोज की हो गई थी। जहां उन्होंने अपने पति और खुद के लिए खाना बनाया था, अब वह सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का खाना बनाती। उनके साथ झाड़ू पोछा बर्तन सब कमला जी ही करती। उसके साथ साथ बहू उन्हें दिन रात बेइज्जत करती। बुढ़े बुढ़िया से कब पीछा छूटेगा मेरा। अब एक दिन अचानक नैना की कुछ सहेलियां घर पर आई। तब नैना अपनी सास कमला जी के पास जाकर बोली, देखिए सासू माँ, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं। उनके लिए अच्छे से चाय नाश्ता लगाना और हाँ, खुद से ही परोसना खाना वगैरह। और फालतू मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से वहीं पर खड़ी हो जाना, समझी? कहकर नैना अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ गई। अब जैसे ही कमला जी नाश्ता लेकर जाती हैं, तब एक चाय का कप उसकी एक सहेली की साड़ी पर गिर जाता है, जिससे नैना का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चिल्लाते हुए बोलती है कि पागल हो गई है क्या बुढ़िया? तुझे नजर नहीं आ रहा? आंखें हैं या बटन? कितना महंगा कप था, देखा भी है कभी? और ऊपर से मेरी सहेली की साड़ी खराब कर दी। चीखते हुए नैना कमला जी को धक्का देती है। कमला जी सहम जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब नैना की सहेली बोलती है, अरे कोई बात नहीं नैना, उम्र हो गई है, हो ही जाता है, तुम गुस्सा मत करो। दोस्त की बात सुन नैना का गुस्सा शांत हो जाता है। वॉशरूम ले जाकर वह अपनी सहेली की साड़ी साफ कर देती है। तब बोलती है कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, खड़ी खड़ी जाओ और सारे कप उठाओ और साफ करो उन्हें और खाना लगाने की तैयारी करो। कमला जी का मन तो नहीं था, आज उनका मन अंदर से रोए जा रहा था, परंतु वह अपने पति के आगे मजबूर थी। अब नैना की एक दोस्त बोलती है, अरे नैना,
यह काम वाली तुमने चेंज कर दी है क्या? पहले तो कोई लड़की आती थी, अब यह हम उम्र दराज लग रही है। अरे हाँ भाई, नई काम वाली है, उसी के गांव से आई है। नाक में दम करके रखा है, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करती ही रहती है। अब जब वह पहले वाली छुट्टी से वापस आएगी तो इसको हटा दूंगी और वापस से उसी को रख लूंगी। अब तुमने खुद ही देख लिया। कहते हुए नैना ने कमला जी को आंख दिखाने लगी। अपनी बहू नैना की बात सुन कमला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, परंतु उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। वह सारे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती हैं और धोने लगती हैं। आज कमला जी को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह बहू को जवाब क्यों नहीं देती, और अपनी बेबसी पर बहुत बुरा लग रहा था। दुख हो रहा था बर्तन धोते धोते। वह यह सोच रही थी कि इससे अच्छा तो हम दोनों पति पत्नी घर पर ही थे। भले ही पैसों की तंगी थी, लेकिन आत्मसम्मान के साथ तो जीते थे। यूं रोज रोज बेइज्जत होने से अच्छा था वह घर हमारे लिए। बहू खुद तो कोई काम करती नहीं है और अपनी सहेलियों के सामने मुझे अपमानित करती हैं, मुझे काम वाली बाई बनाती हैं, ऊपर से मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब शाम में ऋतिक आएगा तो सब कह दूंगी कि बहू उनके साथ कैसा रवैया रखती है। आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो कमला जी ने कुछ खाया पिया और ना ही कोई काम किया। बहू चिल्लाती रही उन पर, लेकिन उन्होंने बहू की एक बात भी ना सुनी। अब शाम में जब ऋतिक घर पर आता है तब वह उससे बोलती है कि बेटा ऋतिक, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू तो ऐसा कर, मेरा और अपने बाबूजी का वापस टिकट करा दे और वहीं पर दवाइयां भेज दिया कर और कुछ खर्चा दे दिया कर, जिससे हमें किसी चीज की जरूरत महसूस ना हो और तुम भी यहाँ सुकून से रह सको बेटा। ऋतिक, तेरी पत्नी को हमसे बहुत परेशानी होती है। सारा दिन वह काम करवाती है मुझसे और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मुझे बेइज्जत करती है। आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ, उससे यह बात क्यों नहीं समझ आती है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो सुबह से शाम तक काम करती रहूं, और बुढ़ापे में तो वैसे ही हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। इस पर ऋतिक बोला कि माँ, मैं वैसे भी आप लोगों से परेशान हो चुका हूँ। दवाइयों पर दवाइयाँ, इतना खर्चा होता है और घर में भी आप दोनों बवाल मचाए रखते हैं। मेरी पत्नी को बहुत परेशानी होती है, ऊपर से आप उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। एक तो मैं आप दोनों को इस घर में रख रहा हूँ, ऊपर से आप लोग नखरे दिखा रहे हैं। और वैसे भी मैं कुछ दिन में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो रहा है, इसलिए आप कहीं और ढंग की जगह देख लीजिए। मुझसे अब नहीं होती आपकी ये खातिर तवज्जो। और क्या ही गलत करती हैं वह आपके साथ। अगर दो चार काम कर लेती हैं तो आपके हाथ पैरों पर जोर तो पड़ नहीं जाता। गांव में रहकर भी तो आप काम करती थी। बेटा ऋतिक कमला जी की बात नहीं सुनता, ऊपर से उन्हें दो चार खरी खोटी और सुना देता है। बेटे की जली कटी सुनकर कमला जी सुन्न पड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह उन्हीं की संतान है, जिसे उन्होंने इतनी उम्मीद लगाई थी, इतनी मुश्किल से पाल पोस कर इस काबिल बनाया था। आज नौकरी कर रहा है, कामयाब है, लेकिन माँ बाप के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब समय से पहले ही ऋतिक अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है और पूरे घर को खाली कर देता है। तब बोलता है कि माँ, बाबूजी, अभी यह किराए का मकान है और इसका किराया मैंने पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए हफ्ते भर का अभी समय है इसमें, तो आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो। टिकट पकड़ाते हुए ऋतिक कहता है। राजेश जी भी अपनी पत्नी कमला जी की बेबसी समझ रहे थे और कमला जी भी अपने पति की मजबूरी समझ रही थी।
परंतु बेटे बहू से कुछ नहीं कह पाए। अब बेटे बहू दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और राजेश जी और कमला जी को छोड़कर चले जाते हैं। बेटे बहू अपना सारा सामान ले जाते हैं, यहाँ तक कि रसोई तक का सामान भी वह अपने साथ ले जाते हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। कुछ खाना उन्होंने सुबह में बनाया हुआ था, वह ही रखा था, जिसे खाकर वह अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता? 2-3 दिन बाद ही वह भूख से तड़पने लगते हैं और परेशान होते हुए बाहर गार्डन में चले जाते हैं। तब कोई उन्हें बताता है कि पास में ही एक मंदिर है, जहां हर रोज भंडारा होता है। आप वहां जाकर रह लीजिए, आपको वहां आसानी होगी। अब दोनों दंपति पास के मंदिर में चले जाते हैं और वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अब कमला जी को ध्यान आता है कि बेटे ने उनका टिकट करवा दिया था, लेकिन टिकट है कहाँ? हड़बड़ी में शायद कहीं गिर गया या फ्लेट में ही रह गया। अब दोनों दंपति वापस उसी घर में जाते हैं, परंतु देखते हैं कि उसे फ्लेट का ताला लगा हुआ था। दोनों के चेहरे उतर जाते हैं कि अब वह क्या करेंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कहाँ रहेंगे अनजान शहर में। अब वापस दोनों मंदिर के सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आते जाते लोग उन्हें भीख देकर चले जाते हैं। एक दिन अचानक एक नौजवान युवक आया। उसने वहां पर भंडारा करवाया था। अब भंडारा करते हुए जैसे ही उसने कमला जी और राजेश जी को वहां पर देखा, तो वह भौंचक्का रह गया और अचानक से पूछ बैठा, अरे अम्मा, आप यहाँ? लेकिन यह हालत आपकी कैसे हुई? बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब वह लड़का बताता है कि अम्मा, मैं आपके पड़ोस में रहने वाले रोनित बाबू का बेटा श्याम हूँ, जो कि यही शहर में रहता हूँ। अरे बेटा श्याम, तू है? कहते हुए कमला जी और राजेश जी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अम्मा, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ और यह कैसी दशा बना रखी है? अनजाने शहर में किसी अपने का साथ पाकर कमला जी की रुलाई फूट पड़ती है और वह श्याम को अपनी सारी आप बीती बताती हैं कि बेटे ने उनके साथ कैसा किया। वह अपने पति के आगे मजबूर थी और बेटे बहू ने इसका फायदा उठाया और अब हमें यहाँ पे छोड़कर चला गया। श्याम सारी बातें सुनता है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ वह रहता था। तब वह बताता है कि अम्मा, मेरे 3 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपका सारा खर्चा खुद से उठाऊंगा। आपको इतने दुख झेलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैं भी आपका अपना ही हूँ। कहकर वह कमला जी और राजेश जी को एक कमरा देता है। श्याम जी के घर में काफी सारे कमरे बने हुए थे और काफी बड़ा घर था। अब राजेश जी और कमला जी कुछ दिन वहीं पर रहते हैं। एक दिन अचानक से श्याम जी की पत्नी सौम्या की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह खाना नहीं बना पाती। अब कमला जी घर का खाना बनाती हैं, जिसमें वह वेज बिरयानी बनाती हैं। वेज बिरयानी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं और कमला जी की काफी तारीफ करते हैं। तब श्याम बोलता है कि वाह अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है जादू। क्या खाना बनाती हैं आप? तब वह एकदम से बोलता है कि अम्मा, आप मेरे रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी बनाया करिए। देखना, सारे कस्टमर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्याम की बात सुन कमला जी चुप हो जाती हैं। तब श्याम उन्हें समझाते हुए बोलता है, देखो अम्मा, मैं तुम्हें काम के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन में गांव ही जाओगी और वहां जाकर भी क्या ही करोगी? दुकान पर ही बैठोगे या किसी के घर में काम ही तो करोगी? पैसों की तो आपको भी जरूरत है। आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। और आपके पास अगर हुनर है तो आप उस हुनर को बाहर लाइए। मैं आपको
इस काम के लिए पैसे भी दूंगा और आपकी मदद के लिए नौकर भी रखवा दूंगा। बस आप किसी तरह से क्या चीज होगी वह बताते रहना, मसाले वगैरह। इस पर कमला जी मान जाती हैं और अब वह श्याम के रेस्टोरेंट में यह काम करने लगती हैं। 57 वर्ष की कमला जी अपने हुनर को निखार रही थी। राजेश बाबू भी कमला जी के साथ चले जाते हैं और वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही कस्टमर आते हैं और वेज बिरयानी खाते हैं तो सब खूब तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही कमला जी श्याम के घर पर कमरे में रहने लगती हैं और श्याम उन्हें काम के लिए पैसे भी देने लगता है, जिससे कमला जी अपने पति की दवाइयाँ और अपना खर्चा निकाल लेती हैं और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। अब कमला जी कुछ सोचती हैं और एक दिन श्याम से कहती हैं कि बेटा श्याम, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रही कि इन पैसों से अपना खुद का अलग ढाबा खोल लूं। और कमला जी ढाबा खोलती हैं और कमला जी का ढाबा काफी फेमस हो जाता है। साथ ही वह कुछ ही महीनों में काफी अमीर हो जाती है और खुद का एक घर खरीदती हैं। अपने ढाबे पर कुछ नौकर लगा लेती हैं, जिससे उनकी मदद हो जाती है। अब वह वेज बिरयानी के साथ साथ अन्य तरह के और पकवान बनाने लगी, जिससे और ज्यादा कमाई होने लगी। अब एक दिन वह अपने पति राजेश जी को लेकर उसी मंदिर पर जाती हैं और पूजा करती हैं। पूजा करके जैसे ही वह वहां पर दान भोजन करा रही होती है तो देखती हैं कि एक लड़का, जिसने फटे पुराने मेले कपड़े पहने हुए थे और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। जैसे ही वह कमला जी को देखता है तो उनके पैरों से लिपट जाता है और माँ माँ कहता हुआ चिल्लाने लगता है। कमला जी समझ जाती हैं कि उन्हीं का बेटा ऋतिक है, जिसकी हालत ऐसी हो गई है। तब ऋतिक बोलता है कि माँ, आपका बेटा बहुत परेशान है। बाबूजी, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। एक कार एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया है, जिससे मैं महीने भर तक ऑफिस ना जा पाया और मेरी जॉब भी छूट गई। घर में काफी तंगी आ गई और आज मेरी हालत ऐसी हो गई, मकान मालिक का किराया न देने की वजह से उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको काफी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। मैं गांव में भी गया, आप वहां पर भी नहीं थे। अब मैं यहाँ मंदिर पर पड़ा रहता हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। कहते हुए ऋतिक अपने माँ बाबूजी के आगे गिड़गिड़ाने लगा। कमला जी और राजेश जी बेटे को इतना आग्रह करने पर उसकी झोपड़ी तक गए। देखा तो एक लड़की, जो कि टूटी हुई चारपाई पर बैठी थी। जैसे ही उसने कमला जी को देखा तो चौंक उठी कि जिस सास को वह गांव की गंवार और तोहट बताते थे, आज वही कितने टैलेंट और फैंसी दिख रही हैं। रेशम की चमकदार साड़ी उस पर से परस टांगे, हाथ में मोबाइल लिए, जबकि उनकी बहू नैना नौकरानी की तरह दिख रही थी। कमला जी बहू को देखकर सोच रही थी कि किस्मत भी क्या खेल दिखाती है। कुछ महीने पहले यही बहू थी जो मुझे दिन रात तंग करती थी, मेरा तिरस्कार करती थी, सहेलियों के सामने मुझे नौकरानी बताती थी। आज खुद की हालत नौकरानी से भी बदतर हो चुकी है। तब ऋतिक बोलता है कि नैना, जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो। देखो, माँ बाबूजी हमसे मिलने आए हैं और अब हम उनके साथ रहेंगे। माँ बाबूजी हमें लेने आए हैं और हमारी मदद जरूर करेंगे। तब कमला जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोलती है कि बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ या तुम्हारी पत्नी को अपने साथ रखूंगी। इस गलत फहमी में मत रहना बेटा कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर बोझ ढोती रहूंगी। याद है तुम्हें वह दिन जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही थी और मेरे पति अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे।
तब तुमने कैसे हमसे मुंह मोड़ लिया था, और जब साथ लेकर आए तो हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए। सोचा नहीं कि माँ बाबूजी कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो फिर हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? हम तुम्हें अपने साथ क्यों रखें? तब बहू बेटे कमला जी और राजेश जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। बेटा बोलता है, माँ मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप अगर मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन मेरा सहारा बनेगा, कौन मेरी मदद करेगा? माँ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। कहते हुए ऋतिक गिड़गिड़ाने लगा। माँ अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रख रही तो कम से कम कुछ पैसे ही दे दीजिए, जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। तब कमला जी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए ऋतिक को पकड़ाती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी तरह लालची और खुदगर्ज नहीं हूँ। और हाँ बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को तिल तिल तड़पाया, उसी तरह आज तुम भी तड़प रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। मैं माँ हूँ, एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए पिघल ही जाता है। इसलिए यह पैसे देकर तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वरना तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं समझती मैं। तुम्हारी पत्नी को हमसे बहुत परेशानी होती थी ना, अब अकेले रहो और अकेले अपना जीवन यापन करो। नैना और ऋतिक अपने माँ बाबूजी का मुंह ताकते रह गए। दोनों दंपति उसी झोपड़ी से बाहर निकल गए और अपने घर जाने लगे। आज नैना और ऋतिक को पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। देर से ही सही, परंतु अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। और जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उनसे भगवान भी कुछ नहीं खुश होता। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके अपने माता पिता को खुश रखें, उनका सम्मान करें, उनके साथ इज्जत से पेश आए, उनकी जरूरत का ख्याल रखें। दोस्तों, अपने माँ बाप का इतना दिल ना दुखाएं कि उनको आपके खिलाफ एक ऐसा कठोर फैसला लेना पड़े जिससे आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमला जी और राजेश जी को लेकर? उन्होंने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।